ये कह रहे हैं ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L कैरीज टू अनलाइक कपल्स एट टू एंड्स। अनलाइक कपल मतलब अगर एक जगह एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी जगह क्लॉकवाइज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इफ द सेंट्रल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज EI then central deflection is what? इस बीम का BMD बनाइए सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने सिर्फ मोमेंट एरिया मेथड पढ़ा है, ये क्वेश्चन उसी से होगा। BMD बनाए इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीम प्योर बेंडिंग में है, ये बीम हॉग हो रही है, तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। मैग्नीट्यूड आएगा M, ये L है। हमें सेंट्रल डिफ्लेक्शन पता करना है। मान लीजिए ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, हॉगिंग है, ऊपर की तरफ है। कोई बच्चा अगर अपोजिट मोमेंट दिखाता, यहाँ क्लॉकवाइज यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो सैगिंग दिखाता हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती उस केस में। अब हम ये समझ सकते हैं कि C पर, सेंटर पर स्लोप क्या होगा? 0। तो हम सिर्फ सेंटर तक का ही पोर्शन कंसीडर करेंगे BMD में। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है AX बार अपॉन EI, और हमें A से लेकर C सेंटर तक का ही सिर्फ डिस्टेंस लेना है। तो एरिया कितना आ जाएगा? ML/2EI। और सेंट्रॉइड क्या होगा? पॉइंट ऑफ नॉन जीरो स्लोप से सेंट्रॉइड। तो नॉन जीरो स्लोप कहां पर है? A पर। आपको सिर्फ इतना इतना रेक्टेंगल कंसीडर करना है और फिर इसका सेंट्रॉइड लेना है। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? L/2 का हाफ, तो L/4। क्या वैल्यू आ गई? ML²/8EI, ऑप्शन डी। अब इसमें लिखा हुआ है बिहार PSC, झारखंड PSC, बट ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल SSC, JEE सब में आया ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपको अगले कुछ महीने बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, यकीन मानिए। I do not want you to cry like babies after your examination. मैंने बहुत देखा है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100 में से 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 80 नहीं होते हैं। ये फैक्ट है। सीटें ही नहीं है, 100 सीटें थोड़ी निकल रही हैं कि 100 बच्चे और 100 सीटें हैं। सीटें 20 है, बच्चे 100 हैं, बाकी 80 क्या हो रहे हैं? वो रो रहे हैं, फिर वो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यही होता है, वही सेम स्टोरी है। वो मैं बोलता हूँ उनको, मैं क्या, तुम्हें जब समझाओ तब तुम्हें समझना नहीं है, तब तुम्हें वीकेंड एंजॉय करना है, तब तुम्हें कुछ और एंजॉय करना है। रिजल्ट एंड एक्सक्यूज डोंट गो टुगेदर। या तो रिजल्ट होंगे या एक्सक्यूजेस होंगे। अभी आप दुनिया भर के एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर यहाँ 6, अब तो आपकी यहाँ पे भी क्लासेस छोटी चल रही हैं। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर थक जाते हैं, पिट जाते हैं। आप यहाँ से 1:30-2 बजे छूट रहे हैं, घर जाके आप तो 1-1.5 घंटा रेस्ट करके पढ़ाई भी आप कर सकते हैं। सुधरने का टाइम है ये। अगर अब नहीं सुधरे आप तो फिर बस टाइम निकल जाएगा और रैंक निकल जाएगी, और फिर स्ट्रगल। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को स्ट्रगल इतना पसंद क्यों है। मेहनत करिए, अपना एग्जाम क्लियर करिए, लाइफ में आगे बढ़िए।
अभी मेरा एक स्टूडेंट है 2017 में मैंने उसको पढ़ाया, 18-19 में उसका एग्जाम कोई नहीं निकला, 19 में बात हुई उससे, तो वो डिप्रेसिंग सा एकदम। बोला है ने कहा देखो अभी ऐसे इसका कोई फायदा नहीं है रोने का, मेन तो तुम्हें अब मेहनत करनी पड़ेगी। जो हो गया आप उसको बिल्कुल नहीं बदल सकते, बट जो हो रहा है आप उसको बदल सकते हो, ताकि जो कल होगा वो आपके फेवर में हो। थोड़ा बात करिए, मेन हम भैया हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम चलना तो आपको ही है। थोड़ा बहुत बताया उसको, चला, वो कल ही उसका मैंने देखा, कल ही उसका मैसेज आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। तो वो है वो हो सकता है 2017 में सिलेक्शन हो जाता, बट कब हुआ, 22 में जाके। सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है इसका, 5 साल आपकी सर्विस जॉब कम हो गई। ऑब्वियसली आप प्रमोशन ज्यादा मिलेगा ही नहीं, एज के हिसाब से मिल रहा है प्रमोशन। अगर आप 32 साल की उम्र में घुसोगे पीएससी में, तो 28 साल की जॉब रहेगी आपकी, सिर्फ कहाँ आप पहुंचोगे एक्सीएन के लेवल तक। ये भी तो सोचिए, आपको जल्द से जल्द डिपार्टमेंट में घुसना है ताकि आपको एज ज्यादा मिले, प्रमोशंस आपके अच्छे हों, एक एज के बाद ही प्रमोशन होगा। अब 28-29 साल की उम्र में जाओगे या 40 साल की उम्र में, कि 40 लिमिट और 40 में ही घुस रहे हैं। कई बार मजबूरियां होती है कि चलो ठीक है आप XYZ रीजन से नहीं पढ़ पाए, अभी थोड़ी मजबूरी है तुम लोगों की। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड के भाई हैं, यूपी पीएससी में 3rd रैंक आई उनकी, पब्लिक सर्विस कमीशन में। और पिछले साल की बात है ये, वो पता है वो अमेरिका में रहते थे, वो न्यूयॉर्क, सायरा क्रूज मतलब न्यूयॉर्क में एक जगह है। मतलब इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ है ना उनकी, मतलब उनकी लाइफ देख के भयानक इंस्पिरेशन मिलता है मुझको। पता है एक होता है ना कि आप न्यूज में पढ़ते हो, आप मूवीज में देखते हो, उनको तो मैंने लाइव देखा हुआ है। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था उनका, जैसे मैं रिकमेंड हुआ ना, मैं आई साइट में बाहर हुआ, उन वो हार्ट इश्यूज में बाहर हुए थे। और 23 साल की उम्र में उनको पता चला कि हार्ट में इशू चल रहा है उनके, तो एमबीए करी, बाहर चले गए सिलिकॉन वैली में, पोलो एल्टो जहां पर फेसबुक का ऑफिस है वहां थे वो। और एकदम पता चला कि हार्ट में मेजर इशू आ गया, बाईपास सर्जरी हुई उनकी एट द मियर एज ऑफ 28, दिल्ली में हुई, तो मैं भी था वहां पर। पूरा सोचिए आप, अमेरिका में रहते हैं, एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, 70 लाख रुपए पैकेज है आपका साल का, 70 लाख रुपए। होता है ना जो आप इमेजिन करते हैं, जो लाइफ स्टाइल वो जीते थे उस लाइफ स्टाइल को। बट पहला सपना आर्मी था, वो टूटा। दूसरा सपना था कि बाहर बसेंगे, पूरा वो उनका सब शैटर्ड, वापस आना पड़ा उन्हें इंडिया, कि अकेले नहीं रह सकते, अब उनका हार्ट कॉम्प्लिकेशंस आ रखे हैं। 28 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी, क्या करा उन्होंने, छोड़ दिया क्या जीना? मेहनत करी, यूपीपीएससी में 3rd रैंक आई उनकी, 34-35 साल की उम्र में जाके। जिस उम्र में हम ये सोचते हैं आप क्या करेंगे लाइफ में, मेहनत करके उन्होंने क्लियर किया। वो जहां जहां जाना ही नहीं था उन्होंने पहले आर्मी में जाना था, वहां नहीं गए तो कॉर्पोरेट में गए, वहां से अनफॉर्चुनेटली हुए। ये होता है टैलेंट, जिस बंदे को जब वो ठान लेते हैं ना, जो बंदा वो कर सकता है, वो क्या है, आप क्या करोगे, क्या करना है लाइफ में, ये यही करते रहोगे क्या 10 साल से तैयारी? ये क्वेश्चन भी होता नहीं किसी से, एक दो बच्चों के अलावा। करा दिया इसीलिए मैंने, बीएमडी नहीं बना पा रहे हो, प्योर बेंडिंग हो रही है, अबे घर जाके पेन चलने चाहिए, कि घर वाले ये बोले कि बेटा कब तक पढ़ेगा, रुक जा अब, तब सिलेक्शन होता है। इन्हीं के घर वाले तिरस्कार कर रहे कि पढ़ ही ले बेटे, कुछ तो पढ़ ले। मुझे लगता है तुमने कभी पढ़ते हुए बच्चे देखे नहीं है, देखने चाहिए, पता चल जाता है मेहनत क्या होती है। बट अगेन, सुधरने का टाइम है आपके पास, यही 2-3 दिन है, जनवरी। जनवरी में अगर आप नहीं सुधरे तो मैं आपको रिटन में दूंगा यहाँ पे लिख के कि सिलेक्शन नहीं होगा, नाम भी बताऊंगा कि तुम्हारा तुम्हारा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता। अब बस भगवान ही आके पेपर दे दे तुम्हारी जगह तो कुछ अलग बात है, वरना नहीं हो पाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि कितने कठोर शब्द सर बोल रहे हैं हमको, बट गीता में लिखा है ये, कि आपके पास एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जो सच्चाई बताए आप, है ना। हमारे पास कई बार ऐसे लोग होते हैं, कितने अच्छे हो तुम, कितने बड़े हो, हम गलत भी कर रहे हैं, हमारे अंदर कमियां भी हैं, बट वो चापलूसी कर रहे हैं कि वाह क्या है। तो ऐसे लोग ही आपको मतलब खत्म करने में सबसे पहला योगदान देते हैं। और जो आपको कमियां बता रहे हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले तारीफ भी मैं ही करूंगा, मैं करता भी हूँ। बट
अभी तो बहुत ही खराब चल रही है भैया हालत। चलो, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। A simply supported beam is acted upon by a concentrated load at its center. Concentrated load लग रहा है सेंटर में. It causes a maximum deflection of 10 mm. 10 mm का डिफ्लेक्शन हुआ और जो स्लोप है वो 0.002 रेडियन है. स्पैन ऑफ द बीम पूछा है, क्या होगा? यूपीपीएससी का आया हुआ है, वो बिल्कुल जेई में भी आएगा ये, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. अब मेन बात तो ये है कि एक तो आपको पुराने फॉर्मूले याद होने चाहिए. सेंट्रल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला कल पढ़ाया है तो आज याद होना चाहिए. होगा किसी को याद नहीं, एक आध कोई बेचारा निकल आएगा यहाँ पे जिसको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा. बिल्कुल भैया चिल लाइफ चल रही है तुम्हारी. मुझे टेंशन हो रखे थे तुम्हारी लाइफ कहाँ जा रही है, बट तुम्हें कोई टेंशन नहीं. क्या सब चिल है? कोई सेटिंग वेटिंग हो रखे तो बता दो भैया पहले से ही कि नहीं सर हमारा पीएससी में सब जान पहचान है, बस पेपर भी नहीं देना तो सिर्फ नाम से सिलेक्ट कर लेते हैं मेरे को वहां पे. यार ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज एट योर एज मुझे सिर्फ करियर दिखता था. ऑप्शन 15 मीटर. अभी बताता हूँ सही आंसर. क्या हो गया मोहित तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी मोहित? तो फिर क्यों नहीं आंसर आ रहे तुम्हारे? देखो बच्चों, मेन न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, थ्योरी नहीं आएगी. वो आपसे मोमेंट एरिया मेथड से नहीं पूछेंगे कि सॉल्व करो. डेटा याद होना चाहिए. सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक आंसर अटेम्प्ट किया है, सही या गलत तो मैं बाद में बताऊंगा. हाँ बच्चे, क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी? लोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डब्ल्यू गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी. डेटा सफिशिएंट है इस क्वेश्चन में. 10 नहीं है आंसर. आंसर इज 15. एक बच्चे का आंसर आया. अभी सॉल्व करूंगा ना मैं इसको. बिल्कुल फॉर्मूला बेस है. थोड़ा कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो ना तो मैं भी बोल दूंगा कि नहीं ये बच्चों ट्रिकी है, नहीं आता आंसर. क्या है इसमें? हमें पता है जो स्लोप आएगा दिस इज WL² बाई 16 EI. ये वैल्यू 0.002 गिवन है. सेंट्रल डिफ्लेक्शन जो कि WL³ अपॉन 48 EI होता है, ये वैल्यू 10 mm गिवन है. डिवाइड करिए, EI से EI, W से W, 48 से ये गया 3 टाइम्स, L² से ये तो 3/L 0.002 बाई 10. 1 2 3, 1 2 3, 2 से ये कटा 5000, L आ गया 15000 mm, चूंकि डिफ्लेक्शन mm में था. 15 मीटर. क्या है इस क्वेश्चन में? नहीं, क्या है इस क्वेश्चन में कि जो सब बहुत अलग है सर, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है. क्या था इस क्वेश्चन में ऐसी वो चीज? नहीं इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ. मान लो मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं सर आप बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, आपको आसान लग रहा है. नहीं, मुश्किल था क्या इसमें? आपको उन्होंने स्लोप दे रखा है, डिफ्लेक्शन दे रखा है, लेंथ पूछी है. अबे कुछ तो तुम लोग अपने एफर्ट लगाओगे, कुछ तो दिमाग लगाओगे बच्चों. सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा क्या एग्जाम में कि WL³ बाई वो आएंगे क्या एग्जामिनर डेटा रखने? कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, उसमें बुद्धि नहीं लगानी होगी, बट कुछ आएंगे ऐसे. कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना. क्या था इस क्वेश्चन में जो मैं बोलूं कि नहीं हाँ बच्चे देखो ये बड़ा मुश्किल था?
फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कल पढ़ाया है तो आज फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस डिवाइड करिए इसको। अबे जब यहाँ से घर जाते कुछ तो पढ़ते होगे, कि जैसे के बैग रखा वही बैग उठाया वापस इधर। अब मैं यहाँ तुम्हें बोल रहा हूँ कि लंबी क्लासेस लेकर मैं तुम्हारा सोम खत्म कर दूंगा। अबे क्या फायदा सोम खत्म करने का? जो पढ़ा रहा हो वो आता है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में बस वही है सिलेबस खत्म। अबे सिलेबस खत्म होने में रैंक नहीं आएगी, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। आप समझ ही नहीं रहे, मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि भयानक जोश होना चाहिए आपके अंदर, आग होनी चाहिए आपके अंदर, तब आपका सिलेक्शन होगा। दिन दोपहर रात शाम आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि दिन कौन सा है शाम कौन सी है, सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, तब सिलेक्शन होगा आपका। आप लोग पता नहीं कौन से, मुझे मैं आपको फैक्ट बताऊं एक, और मैं 99% श्योर हूं कि ऐसा है भी, आप में से किसी ने अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया ही नहीं है। डिप्लोमा में अगर आप गए हैं तो मुझे नहीं लगता आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके गए हैं मोस्टली। क्योंकि जब अगर आप, जैसे मैं जब बीटेक में गया ना, तो मैंने AIEEE दिया, AIEEE में मेरी बढ़िया रैंक है, मुझे NIT त्रिची मिल रहा था, बट मैंने कहा इतनी दूर कौन जाएगा। मेरा IIT में नहीं हुआ, वो मैं मानता हूँ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज था एक, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी, वहां पर मैं मेरिट में आ गया, बट मुझे अगेन था कि दिल्ली मुझे नहीं आना था, जबकि मैं बुलंदशहर रहता था। मुझे दिल्ली का कल्चर पसंद नहीं था। फिर मैंने UPTU दिया हुआ था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, UPSEE उस टाइम पे बोलते थे। उसमें मेरी 1100 रैंक आई थी। मैं अपनी ब्रांच का ओपनर था, सब ब्रांच ही मेरे से ओपन हुई थी। तो मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए थे, मुझे पता था भयानक कंपटीशन है वहां पर। और जब मैं एमटेक के लिए दे रहा था, गेट का एग्जाम दे रहा था, तो मुझे असलियत पता थी कि हाँ भाई पहले तैयारी कर रखी है, अब दोबारा तैयारी करे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम पे तो मैं कहता हूँ गेट के लिए तो बहुत मारामारी भी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलती है आपको। आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पहले कभी नहीं दिया, ये बात को लेकर तो मैं 100% श्योर हूँ। किसी एक आध बच्चे ने हो सकता है दे रखा हो, बाकी सबका पता नहीं कैसे आपका डिप्लोमा में सिलेक्शन हुआ, वो आपको ही पता होगा। क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया है पहले, तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब सिलेक्शन होता है। वो वाला सिलेक्शन होता है कि ये 50,000 रुपए, हो गया सिलेक्शन। वो वाले सिलेक्शन वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से जी तोड़ मेहनत करके आप एक कॉलेज मिलता है आपको। घिस जाते हैं पैर पूरे। आप लोग बढ़िया चल रहा है, लाइफ बढ़िया चल रही है, आओ हंसी मजाक करो वापस चले जाओ। मैं भी कर लूंगा, मुझसे मत, मुझसे होता नहीं है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर एकदम डार्क है, मैं हंसी मजाक कैसे कर लूं? मेरा फ्यूचर ब्राइट है वो मुझे पता है, बट तुम्हारा तो डार्क है। अबे सुधार लो उसको, ये क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो। बुलाऊं मैं तो निशान सर को बुलाऊंगा आज, कि सर हम यहाँ जो डेली कार में जाते हैं, भगवान जी हैं सामने, इनके सामने देख के बोल रहा हूँ कि हर दिन हमारा सिर्फ यही डिस्कशन होता है जब हम जाते हैं और जब हम आते हैं, कि कैसे हम क्लासेस और बेहतर बना सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे को और फायदा मिले, ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफलाइन में क्या कर सकते हैं। जब दो सब्जेक्ट खत्म होंगे तो बीच में हम कुछ ऐसा एंगेजिंग सेशन रखें कि बच्चे को मजा आए, बच्चा टेक्निकली कुछ सीखे। कल मैं ऊपर गया ऐसी छत पे, तो वहां देखा मैंने रीइंफोर्समेंट लगा हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। मैं बोल रहा था सर को कि सर जब भी इनका RCC चलेगा, इनको एक बार ऊपर लेके आएंगे, इनको लाइव दिखाएंगे कि ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट करता क्या है। बार्स में जो लग्स होते हैं, जिनको रिब्स भी बोलते हैं, उनका रोल क्या होता है, कि ना दिखेगा सामने और अच्छे से समझ पाएंगे। कि मतलब कहीं भी हम जा रहे हो उसमें इंजीनियरिंग ढूंढनी शुरू कर दे, तो मैं कह रहे कॉलम लगा हुआ है बच्चों को, अबे तुम क्या कर रहे हो? यकीन मानो सिलेक्शन नहीं होगा। यही सब चीज आपके पेरेंट्स बोलते हैं, बट उनको पता नहीं है कि आप कितने खराब हैं इंजीनियरिंग में। उन्हें हो सकता है इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं कर रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, बट मुझे पता है आप बहुत खराब है इस वक्त। तो सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करिए कि आप खराब है, बेकार है, जाहिल है, गवार है। जब तक आप मानेंगे नहीं इस चीज को, आप इंप्रूव ही नहीं कर सकते। नहीं हम तो परफेक्ट है, मेरा तो सिलेक्शन होना ही है, नहीं होगा सिलेक्शन। मानिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेहनत नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं है। अब मेहनत करनी शुरू करिए। ये तो सेंटर बदलते रहेंगे आप, और कुछ नहीं। आज इस सेंटर में, कल उस सेंटर में, परसों ऑनलाइन, लास्ट में आके पापा मैं बिजनेस खोल लेता हूँ। उनका वो बोलेंगे बेटा पैसा मैं उधार ले लूंगा, इधर से उधार उधर से उधार। बिजनेस बिजनेस थोड़ी चलेगा क्योंकि आप निकम्मे हैं। बिजनेस डूबेगा कि अब क्या बचा? रेलवे फाटक, उसके सामने कूद जाते हैं। बस यही रह जाएगा लास्ट में।
यही स्टोरी है। जो मेहनती होता है वो हर जगह मेहनती होता है, भले उसका उस चीज में मन हो या ना हो। जैसा ने बोला ना, वो भैया, उन्होंने डिफेंस क्लियर करा, पहला सपना उनका। बट एमबीए में ऐसे नहीं कि वो पैसा दे दिया, कैट के थ्रू सिलेक्शन हुआ उनका। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में आता है कैट। स्कॉलरशिप में वो बाहर गए, पूरी लाइफ सेटल, वापस है। यूपीपीएससी का उन्होंने, इंजीनियरिंग का नहीं, जो पीसीएस, यूपी पीसीएस, पीएससी नहीं पीसीएस, उसका एग्जाम क्लियर करा। भैया यूपी पीसीएस, कभी उसका सिलेबस देखोगे हालत खराब हो जाएगी। और इंजीनियर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से, दोबारा जो कभी पढ़ा ही नहीं था वो सारा उन्होंने दोबारा पढ़ा है। बट अब देखो ट्रेनिंग चल रही है उनकी, खुश हैं हम उनसे, तो मैं खुश हूं उनके लिए। रुड़की में रहते हैं वो, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। रुड़की जब हमारा देहरादून रुड़की में सेंटर था, तो मैंने उन्हें बहुत बार बोलता था कि भैया आप आइएगा, मैं आपका एक सेशन रखवाना चाहता हूँ वहां पर, कि बच्चे आपसे मिले, इंस्पिरेशन मिले उन्हें। बट उससे पहले ही कोविड ओविड आ गया, तो हो ही नहीं पाया सेशन। अबे कर लो मेहनत थोड़ी सी। चलो, अब मैंने एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं। नया तो अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं भैया, जब तक पुराना क्लियर नहीं होगा नया कैसे पढ़ाऊं मैं? कैसे पढ़ाए इंसान ने, बताओ तुम मेरे को। मेरे तो तुम लोगों ने मतलब मुझे ही डिमोटिवेट कर दिया। मतलब कोई तो रीजन होगा कि तुम लोग इतने बुरे हो, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? मुझे शर्म आ रही है तुम्हें डांटते हुए, भाई तुम्हें नहीं आती है क्या? किसी को शर्म आती है यहाँ पर? अबे थोड़ी शर्म कर लो भाई, बताओ। अबे तुम लोग नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नौकरी मिलेगी इस एग्जाम को क्लियर करके। ये वो नहीं है कि वो एग्जाम क्लियर हुआ फिर कॉलेज में गए, फिर 4 साल पढ़ाई करी और फिर उसके ना, भैया नौकरी मिलती है इस एग्जाम को क्लियर करके। जॉब, एक अच्छी स्टेबल जॉब, जो आपको लाइफ टाइम एक स्टेबिलिटी देगी। कोविड आए कोविड जाए, इकोनॉमी क्रैश हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपको एक कांस्टेंट सैलरी मिलती रहेगी। आपके आपके परिवार की लाइफ बेहतर बनेगी। अभी समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज को यार। हद है, इतने भी मूर्ख हो गया, बहुत ज्यादा मूर्ख हो गया कहीं। ये 12-13 साल के हो कि सर हमें तो पता ही नहीं दुनियादारी के बारे में। 18-19 साल से तो ऊपर के होगी, इतनी तो अकल होगी, इतनी तो बुद्धि होगी। छठी सातवीं में पढ़ रहे होते तो मैं कह भी देता कि हाँ बेचारे बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं है अभी लाइफ के बारे में कुछ भी। मैं तो बिल्कुल, मेरा जोश ही ठंडा कर दिया। क्या दूं मैं क्वेश्चन, मैं तो, मुझे तो क्वेश्चन देते हुए डर लग रहा है कि होने इनसे है नहीं। अबे रिवीजन रिवीजन कर लिया करो कभी घर जाके, थोड़ी सी खुशी दे दो टीचर को। सबसे आसान क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, कि कोई आसान क्वेश्चन मिल जाए कि मुझे चमकाने की जरूरत ना पड़े, वो भी ना मिल रहे हैं। अगर स्लोप डिग्री में दे रखा है तो क्या करेंगे, उसको रेडियन में बदलेंगे, ठीक है? वैसे मुझे पता है कि 90% को ये बात नहीं पता थी, इसलिए मैंने बोल दिया। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट क्लास के 95% बच्चों का सिलेक्शन आज की डेट में नहीं हो सकता। अब सबको अपना पता है, सबको पता है कि कौन क्या है। तो 95% में आप हैं या आप नहीं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो अब आप सोच लीजिए, अपनी असलियत सबको पता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं। आज की डेट, मैंने बोला आज की डेट में, अगर आज एग्जाम हो जाए तो नहीं हो सकता, या अगले 1 महीने में एग्जाम हो जाए तो नहीं हो पाएगा, 2 महीने में हो गया तब भी नहीं हो पाएगा। बट अगर अप्रैल में एग्जाम होता है या उसके बाद होता है तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुधरने का टाइम है, सुधर जाओ। घर जाके रिवीजन रिवीजन कर लो बिना बात के। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, अपना करियर देखो। वह वही होगा जैसे सड़कों पे फिर प्रदर्शन कौन कर रहा है? जिसकी नौकरी नहीं लगी है। जिसकी लगी है वो थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। बस ये इधर की घंटा घर पे एक वीडियो आएगी किसी दिन, स्टेटस पे घंटा घर पे चक्का जाम कर देंगे।
या फिर कैसे गांधी पार्क में हम हल्ला बोल कर, अबे हल्ला बोल यार, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करेंगे, और मोस्टली बच्चे ये वही हैं जिन्हें पढ़ना लिखना है नहीं, तैयारी करी नहीं है, वही ज्यादा रोते हैं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा अपना सिलेक्शन लेकर आराम से नौकरी कर रहा है। A 4 meter long, simply supported beam carries W at its center. If the slope at the end of the beam is 1 degree, slope dy by dx, या जिसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री है, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन क्या होगा? डेटा सफिशिएंट है, इससे पहले कि कोई बच्चा भयानक आंसर देते हुए बोले सर डब्ल्यू गिवन नहीं है, डेटा सब गिवन है। इतनी देर में और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, आज सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को। क्या क्या सपने लेके मैं आया था क्लास में, जब दिल ही टूट गया। अब इंडिविजुअल बच्चे से पूछेंगे कि उसका क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट है आपके पास अपनी इज्जत बचाने के। आह, जहां स्लोप 0 ना हो। हाँ भाई गोविंद जी, क्या आंसर आया आप? अभिषेक, संदीप, नेगी जी, मयंक, विवेक, सागर, अभिषेक, सुनील, निर्मला, गौरव, आशुतोष, धीरज। भाई साहब आपका नाम बताएं एक बार। राहुल, हाँ राहुल जी आप। सौरभ, आयुष तुम तो आए नहीं थे, चलो दिव्या ने एक आंसर बताया। आप बेटा आपका नाम क्या? अनीत, क्या आंसर आया बेटा? सी। हाँ कृष्ण, मयंक, मयंक, अरे सॉरी मयंक कह रहा हूँ, मोहित, मोहित और भगवानी। हम्म, अरे भगवान जी। स्लोप क्या होता है फॉर्मूला? WL²/16 EI। 1 डिग्री है, 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180। तो ये वैल्यू आ गई पाई/180। आपसे सेंट्रल डिफ्लेक्शन पूछा गया, क्या होता है ये? WL³/48 EI। आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, इसको आपने लिख दिया WL² /16 EI
इंटू एल बाई 3, 3 इंटू 16 48 डब्ल्यू एल क्यूब, यही फॉर्मूला बन गया। अब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 आई कितना गिवन है 5/180, लेंथ कितनी गिवन है 4 मीटर डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करिए, सी आ जाएगा 23.27। दो चीजें इस क्वेश्चन में, पहली तो अगर ये आपसे हुआ ही नहीं तो बहुत ही गलत बात है, कुछ था नहीं इसमें। दूसरा, अगर आपसे 10 मिनट में जाके हो रहा है तब भी कोई मतलब नहीं है, मिनिमम टाइम होना चाहिए 1 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन। अबे क्या है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही तो था ये। वो ऐसे तो क्वेश्चन दे दें आपको कि डब्ल्यू गिवन है, एल गिवन है, ई गिवन है, आई गिवन है, स्लोप बताओ, ये पूछेंगे आपसे। अबे कुछ तो क्वेश्चन में ट्रिक होगी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तुम लोगों का ना माइंड वॉश कर दिया है किसी ने, कि जेई में कुछ भी नहीं होता है, बस जाओ ऐसे फॉर्म भर दो, सिलेक्शन तो पक्का है? कर दिएगा किसी ने माइंड वॉश कि बस ऐसे ही उठ के सुबह मुंह धोएंगे पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, सीधा वो गवर्नर से या जो भी मिनिस्टर से वो मिल जाएगा एक हमको पत्र कि हाँ भाई हो गया सिलेक्शन, बढ़िया लाइफ सेटल। तो ना मार्केट में भी ऐसा बना रखा है कि जेई बहुत आसान है, बस आओ उठ के आओ और दे दो। अबे ऐसा नहीं है भाई, कोई भी एग्जाम आसान नहीं होता है। चलो, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसको पढ़े हुए टाइम हो गया है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या ही याद होगा आप। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे रैंक नहीं आएगी। इसमें कोई इफ बट वो है ही नहीं बच्चे। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि रिसेंटली दो स्टूडेंट्स थे मेरे, उनका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, एक का झारखंड पीएससी मेंस में सिलेक्शन हुआ, गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। मतलब आई बिलीव एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हर डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट होगा मेरा, सिविल में जहां जॉब्स है वहां स्टूडेंट तो होगा एक ना एक। और सबका अगर फीडबैक आप लोगे, एक पॉइंट आएगा, न्यूमेरिकल। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप रैंक नहीं ला सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। तो क्वेश्चंस के बिना रैंक नहीं आएगी आपकी। चलो, इस पावन अवसर पर ये लिखिए, इवन डिफेंस में है मेरे स्टूडेंट्स यार। तुम लोग पता नहीं कहाँ जाओगे, तुम्हारे तो हालात सही ना लग रहे मेरे को। A rectangular beam 10 centimeter wide is subjected to a maximum shear force of 50,000 Newton. The corresponding maximum shear stress being 3 Newton per mm square. Depth of the beam is what? Hmm.
अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आई सेक्शन का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनवा लूं आप लोगों से, और जंक्शन पर वेब के रिस्पेक्ट में और फ्लेंज के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस आती है उसका फॉर्मूला लिखवा लूं, और फिर न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस आती है उसका फॉर्मूला लिखवा लूं। बट क्या फायदा, लिखना है नहीं किसी ने, छोड़ो। इस क्वेश्चन को देखो ये कैसे होगा। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि 10 सेंटीमीटर वाइड है, इस पर शियर फोर्स 50,000 न्यूटन का लग रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर ही होगी जो कि 3/2 एफ अपॉन बी डी के इक्वल होगी। तो 3 इज इक्वल्स टू 3/2, एफ इज 50,000, 10 सेंटीमीटर, एमएम में बदल लेते हैं। सो 0.00003 से कितने गए हुए, 2, 3 से 3, 2 से ये कटा, 250 एमएम में आया, बट सेंटीमीटर में 25 हो जाएगा। चलो थोड़ी, बहुत थोड़ी सी इज्जत बचाई तुमने अपनी, ज्यादा तो नहीं बचाई है बट मार्जिनल, कि इस बार चमके नहीं तुम लोग तो, नॉट ऑल दैट बैड। चलिए एक बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है। A simply supported beam of uniform cross section A simply supported beam of uniform cross section, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें लग रहा है वो 2.25 टन मीटर है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की विड्थ 15 सेंटीमीटर गिवन है और डेप्थ 30 सेंटीमीटर गिवन है। सिग्मा मैक्स पूछा गया है। पन्ने क्यों पलट रहे हो, ये कॉपी लेके जाओगे एग्जाम में, याद होना चाहिए पुराना सब बच्चे। अगर ये टॉपिक आज पढ़ाया होता और आज आंसर मैं आज आपको अलाउ कर देता फॉर्मूले देखना, बट पहले का पढ़ाया हुआ है ये, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई भी पन्ने नहीं पलटेगा भाई, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आज सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, नो थ्योरी नथिंग। जब तक पुराना अच्छे से नहीं बढ़ेंगे आगे पे हम नहीं बढ़ेंगे।
सिग्मा मैक्स will be m max into y max upon I. Sigma max is 2.25. Y max will be d by 2 and I is bd cube by 12. क्या आंसर आया संदीप? क्या आंसर आया बच्चों? अभी भी सबके आंसर नहीं आ रहे, इतना आसान क्वेश्चन है ये। हमें पता है सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई होता है, तो सिग्मा मैक्स एम मैक्स वाई मैक्स अपॉन आई होगा। क्वेश्चन ने एम मैक्स 2.25 टन मीटर बोला हुआ है, तो टन और 1 मिनट, सिग्मा किस में दे रखा है? नहीं, यूनिट में पूछ रहा हूँ, केजी, तो टन को बदलिए केजी में, तो है क्विंटल होता है 100, टन 1000 होता है, इनटू मीटर का है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100। अब y मैक्स क्या होगा? d बाई 2 मतलब 15, और I क्या हो जाएगा? b 15 d क्यूब मतलब 30 इंटू 30 इंटू 30 बाई 12। इसको सॉल्व करिए अब, 1 2 3 1 2 3, 15 से ये कटा 1.5 टाइम्स, फिर ये 10 आया नीचे 0 0। हाँ, 15 से 15 काटा तो हाँ, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 100। फॉर्मूला यही लगेगा, सबका आंसर आना चाहिए यार, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। बड़ी दिक्कत पता है मुझे, यही दिक्कत आ रही है कि 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन था कि ओह अच्छा ये कंसेप्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी यहाँ बैठ के मैंने बोला सिग्मा मैक्स इज एम मैक्स वाई मैक्स अपॉन आई। अब यही नहीं पता है कि आई क्या है, वाई मैक्स क्या है, एम मैक्स क्या है, इतना तो पता होगा, इतने तो बेवकूफ नहीं हो सकते तुम लोग, थोड़े तो हो, इसमें तो मैं कोई दो राय नहीं है। टीचर के पास पूरी अथॉरिटी है बच्चों को चमकाने की, आई हैव गॉट दिस अथॉरिटी एंड हु हैज गिवन मी दिस अथॉरिटी? भगवान जी, भगवान जी ने बोला है मेरे पास अथॉरिटी है, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं आपको चमकाऊंगा, डेली चमकाऊंगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चमकाऊंगा, चमकोगे तुम लोग। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तब देखा क्या दांत भी चमकेंगे तुम्हारे पे, होगा आ सर क्या बढ़िया हमारी रैंक आ गई। वो मेरिट आती है ना, जब मेरिट में ऐसे नाम आता है, रोल नंबर, नेम, जो भी सिलेक्शन मार्क्स जो भी, क्या बढ़िया फीलिंग होती है यार वो। कुछ दिन की मेहनत है भैया, कुछ दिन का उत्पीड़न है, कुछ दिन का हैरासमेंट है, बाद में लाइफ बहुत अच्छी है। अब की बार हम क्या करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। 1 2 3, आप आंसर नहीं बोलना, ठीक है? आंसर सॉल्व करना, बोलना नहीं। अब हम देखते हैं और कौन बोलता है आंसर, ठीक है? ये 3 बच्चे तो रेगुलर आंसर दे रहे हैं, अब देखते हैं वो चौथा बच्चा कौन है जो रेगुलर आंसर दे रहा है।
चलिए, ए बीम ऑफ स्क्वायर सेक्शन, एक बीम है जिसका सेक्शन स्क्वायर है, इज यूज्ड विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल, बट इसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन ऑफ द बीम क्या होगा? अभी चेक करते बेटा। तो भैया आंसर किसी बच्चे ने बोला डी। कौन थे वो? आप है संदीप? चेक कर लो एक बार, देख लो। आयुष तब तो थे, सेक्शन मॉड्यूलस के क्लास में तो थे तुम, कल ही तो एब्सेंट हुए हो। हाँ तो सॉल्व करो इसको जी। मोहित क्या आंसर आया? क्या आंसर आया अनीता? तुम शी बोल दो मेरा, फिर मैं शाह को सा बोल दूंगा, यही चलता रहेगा। अब मैं बोलूंगा ऑप्शन शी। ऑप्शन सी इज द आंसर। निर्मला आपका आंसर आया? हाँ, और किसका आंसर आया भैया? नहीं, आप इनको तो आ ही गया होगा, तो मुझे भरोसा हो गया, पढ़ लेते तुम लोग थोड़ा सा। चलो मोहित का है, दो बच्चे हमें और मिले। धीरज क्या आंसर आया बेटा? नहीं आया। और सागर है बच्चे? एक सेकंड। ए, हाँ तो सॉल्व करो ना उसको। ये तो कराया भी है मैंने क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन। हाँ भाई संदीप, तीन बच्चे हमें मिले। अभिषेक, गोविंद, ओहो भगवान जी। इसको थोड़ा, क्वेश्चन ये है कि एक डायगोनल है, ओ सॉरी एक स्क्वायर है, उसको डायगोनल के उस पे रखा हुआ है, ये साइड ए है। मैंने आपको बताया था कि इस केस में भी जो आई रहेगा वो सेम रहेगा, A4/12। रेक्टेंगल का आई BD³/12 होता है। बी और डी को सेम कर दीजिए स्क्वायर के लिए, तो वो ए के इक्वल है अगर साइड, तो A4/12। और डायगोनल के अबाउट भी सेम आई आएगा। अब सेक्शन मॉड्यूलस होता है I/Y max, तो A4/12, वाई मैक्स है ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू √2a है डायगोनल, तो आधी वैल्यू हो जाएगी √2a/2। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2a/2, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे √2 हो जाएगा, तो a/√2, तो आ जाएगा a/√2। सॉल्व कर लीजिए इसको, a³/6√2 आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है।
हालात सही नहीं है, बट वो सही हो सकते हैं मेहनत करने पर। हम्म चलो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, कि थोड़ा तुम्हें वो होता है ना, खोई हुई तुम्हारी प्रतिष्ठा वापस आए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर तो पता नहीं क्या करोगे तुम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट it is found that the bulk modulus of a material is equal to its shear modulus. Then what is Poisson's ratio? Again, आप तीन बच्चे ना बोले, बाकी से पूछा जाएगा, बाकी को मौका दिया जाए भैया। मयंक, क्या आंसर है? डी आया? देख लो, एक बारी चेक कर लो। भाई कोई और आंसर बोलना चाहेगा? सौरभ। तो एकदम बहुत ही उत्साह के साथ मुंडी घुमाई तुमने। बच्चों, कौन से दो पैरामीटर आपस में इक्वल दे रखे हैं? हमें पता है E3K1 - 2 म्यू होता है, E2G1 + म्यू होता है। ठीक है, आपसे बोला गया है K और G इक्वल हैं, पहले इन दोनों को इक्वल करो। 3K1 - 2 म्यू 2G1 + म्यू के इक्वल हो जाएंगे, और K और G इक्वल है आपस में। 3 - 6 म्यू 2 + 2 म्यू के इक्वल हो जाएंगे 1,
8 म्यू। भैया ये कौन सी मैथमेटिक्स के चलते 0.5 तो डी ऑप्शन था। नहीं सब 0.5 ही बोल रहे थे। हाँ, अब छोड़ो, अब पढ़ाई क्या करनी है। मैं जा रहा हूँ सर के पास कि सर क्या फायदा पढ़ा पढ़ो के, क्या मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है। खाना पूर्ति चल रही भाई, तुम लोग बहुत लकी हो। तुम्हें डेली नतमस्तक होके भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए दैट यू हैव गॉट मनी। आपके पास पैसा है, आप पढ़ पा रहे, दो यू डू नॉट डिजर्व एजुकेशन, ट्रस्ट मी। यहाँ पर उस बच्चे को बैठना चाहिए जिनकी माली हालत ठीक नहीं है बट वो पढ़ना चाहते, ना कि उनको जिनके माली हालत ठीक है बट वो पढ़ना नहीं चाहते। ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं। अभी तक एक भी कंसेप्ट मैंने गेट का तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, वो मैं दूंगा भी नहीं। वो तो मुझे पता, मैं ही डिप्रेशन में आ जाऊंगा तुमको अगर मैंने गेट का क्वेश्चन दे दिया। गेट जेई के क्वेश्चन है तो यार क्या था इस क्वेश्चन में, मतलब क्या है इसमें कि मैं क्या बताऊं इसमें कि ये चीज मुश्किल है, या आप आपके हिसाब से क्या मुश्किल था इसमें कि सर इसलिए हमारा आंसर नहीं आया कि ये चीज तुझे बहुत मुश्किल लगी। नहीं यार तुम लोग कैसे हमारा साथ बनेगा है, जियोटेक में कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। बच्चे होशियार मुझे नहीं चाहिए, मेहनती चाहिए। होशियार तो हम बनाएंगे आपको, मेहनत तो करो तभी तो बनोगे। मेहनत है ही नहीं, मेहनत होती तो हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चंस होना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आया ही नहीं अभी तक, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। क्या करूं मैं अब, मैं तो बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा यार। बहुत लकी हो तुम लोग, 2018 में नहीं थे यहाँ पर जब वो 100 बच्चों का एसएससी जेई का बैच पढ़ता ना। यहाँ तो अभी चलो मैं तुम लोगों को इंडिविजुअल अटेंशन दे पा रहा हूँ कि बच्चे कम है। जिस बैच पे वो शाम्भवी पढ़ती थी, 100 बच्चे थे उस बैच में, और वो मैग्मा स्क्वायर की क्लास पूरी भरी होती थी लास्ट तक। तब क्या होता तुम्हारा, और ना इतना टाइम होता था उस टाइम पे हमारे पास कि हम इंडिविजुअल बच्चे के डाउट बता रहे बैठ के। सारे फायदे मिल रहे हैं तुम्हें इस वक्त, तब भी कुछ फायदा नहीं। बहुत बहुत गंदे भाई साहब, बहुत खराब। हम्म, हम्म, क्या करें, क्या करा जाए यार। नया कैसे पढ़ाऊं मैं जब पुराना ही तुम्हारा इतना खराब चल रहा है तो। चलो बच्चों ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई कैरीज ए सेंट्रल लोड डब्ल्यू। एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे लोड लग रहा है डब्ल्यू, और एक यूडीएल लग रहा है जिसका टोटल लोड है डब्ल्यू। तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा है। पढ़ लिया करो बच्चे, क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करनी हमें। छोड़ दे, सर से कहता हूँ।
कि सर क्या करना चाहिए इनका। तुम्हारी एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एक करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं यहाँ पर कि क्या सोचा है लाइफ में, क्या करना है। इतनी खराब परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम है या हमेशा से रही है? आयुष, हमेशा से रही है क्या? फर्स्ट टाइम है? अच्छा, फर्स्ट भी नहीं है, हमेशा मतलब 2-3 साल से ज्यादा खराब हो गए हो। We'll assume that. सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पर पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। पॉइंट लोड W है, यूडीएल का टोटल लोड मिला के W है, तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन अभी मोहित ने बोला कि D होगा। देखते हैं भैया क्या होगा। मोहित जी ने D के बारे में बोला है तो चेक कर लेते हैं भैया। D। कृष्णा जी, अभी आप चल रहे हैं, अभी कृष्णा जी प्रोसेस में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। जो रिसोर्सेस हमारे पास है उनसे काम चलाना है, तो जो स्टूडेंट हमारे पास है उन्हीं से काम चलाना है भैया हमें। क्वेश्चन ये है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर पॉइंट लोड लग रहा है और यूडीएल लग रहा है। यूडीएल की जो इंटेंसिटी है, मतलब जो टोटल लोड यूडीएल लगा रहा है वो भी डब्लू है। मतलब जो ऐसे होता है ना, स्मॉल डब्ल्यू एल टोटल लोड, यही डब्ल्यू गिवन है आप। अब सिर्फ पॉइंट लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा? डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 EI, और इसकी वजह से होगा 5/384 WL4/EI। बट स्मॉल W इंटू एल किसके इक्वल है? कैपिटल W के। तो WL³/48 EI प्लस 5/384 WL³। ये W इंटू एल W और ये L कैपिटल W हो गया। सॉल्व करिए, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलिए एक हेडिंग डालिए। मुझे अभी अभी में एक बहुत जरूरी बात समझ में आ गई, आपको नहीं आएगी बट मुझे आ गई। हेडिंग डालिए। अभी हमने मोमेंट एरिया मेथड कल समझा था। हेडिंग डालिए स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये एक और मेथड है डिफ्लेक्शन निकालने का। इस मेथड से आप स्लोप नहीं निकाल सकते। अब एग्जाम्स में कई बारी हुआ है, वो बोलते हैं कि सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बताइए कितनी होगी मटेरियल में। अगर आपको याद हो, किसी जमाने में हमने पढ़ा था कि अगर पी एक्सियल लोड लग रहा है तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, ये तब है जब लोडिंग एक्सियल है। अगर लोडिंग ट्रांसवर्स है तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है वो होगा, जो मोमेंट आप देख रहे हैं, m² dx/2 EI। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग। ये है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। लिखिए, देखो, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग इज गिवन एज, ये फॉर्मूला लिखिए, m² dx/2 EI।
बट बच्चे अगर आपको याद हो हमने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ा था हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा होता है। तो अगर हम ये माने, या ये फॉर्मूला लिखने के बाद मानिए, लिखिए लेट डेल्टा बी द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, लेट डेल्टा, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा, बी द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड W, देन, तो बच्चे U की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा। पढ़ा था ये आपने, हाफ पी इंटू डेल्टा लिख रहे थे, तो लिखिए देन U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा। बट U की वैल्यू है एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2a, देखो सो हाफ डब्ल्यू डेल्टा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप अंडर द लोड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, लोड के अंडर, जहां लोड लग रहा है सिर्फ उस पॉइंट पर, और किसी जगह नहीं निकाल सकते। और स्लोप तो निकाल ही नहीं सकता, अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड सॉल्व करने के लिए वैसे मोमेंट एरिया मेथड ही है। अब जैसे एक केस हम लेते हैं, पहले फॉर्मूला आ गया, तो एक न्यूमेरिकल के रूप में समझिए इसको। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, ये ए है ये सी है, सॉरी बी बोल देते हैं। अब मैंने आपसे पूछा डिफ्लेक्शन एट ए बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपने बोला कि हाफ, यू की वैल्यू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू वाई ए हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, आपको बेंडिंग एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है इसमें, या स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। तो आपने क्या करा, किसी एक्स लोकेशन पर मोमेंट निकाला, तो बच्चे मोमेंट कितना आ गया, डब्ल्यू इंटू एक्स। यू का फॉर्मूला इज एम स्क्वायर डी एक्स बाई 2ei। एम की जगह क्या आ गया, डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि मोमेंट यही है, इसका स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei। और x की वैल्यू है 0 से लेकर l तक, तो ये आ गया 0 से लेकर l तक। तो दिस इज w स्क्वायर अपॉन 2ei। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट रखा तो क्या आ जाएगा, l क्यूब बाई 3। तो w स्क्वायर l क्यूब बाई 6ei। अब देखिए कई बारी तो एग्जाम में सिर्फ ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग बताइए कैंटिलीवर में कितनी होगी। तो आपने मोमेंट की इक्वेशन निकालनी है और ये फॉर्मूला लगा देना है। अब ये स्ट्रेन एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ डब्ल्यू इंटू वाई ए के। तो 2 से ये कटा 3 टाइम्स, डब्ल्यू से एक डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चे वाई ए की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3ei। अगर आप याद करें तो कल भी हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था। तो ये मेथड तब तक तो ठीक है जब तक इक्वेशन बेंडिंग की बहुत आसान बने। अब जैसे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बहुत आसान बन गई, डब्ल्यू एक्स, तो आपने आराम से सॉल्व कर लिया। यही मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल होता और आप इस मेथड से सॉल्व करते, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मेथड काफी। तो ये मेथड हम प्रेफर नहीं करते कैलकुलेशन में। एग्जाम में क्या होता है, आपसे कभी नहीं बोला जाएगा कि एक मेथड से ही सॉल्व करिए, हाँ, बट ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है बेंडिंग की वजह से गिवन बीम में। तो बस आपने मोमेंट की इक्वेशन बनानी है, इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। आप स्लोप नहीं निकाल सकते इस मेथड से, ठीक है, लिखिए इसको। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप मोमेंट एरिया मेथड पर ज्यादा ध्यान दें, उसको समझें, तो आपका काम बन जाएगा।
तो जो दूसरा मेथड है हमारा स्ट्रेन एनर्जी, उसमें बस इतना ही पढ़ना होता है आपने। एक सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं आपको। अभी हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस पढ़ेंगे और फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट बीम मेथड भी काफी लंबा मेथड होता है, एग्जाम में उस पर न्यूमेरिकल ना के बराबर आएंगे। जैसा मैंने बोला ना, आपको डिफरेंट मेथड से आप एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो सबसे जल्दी जो फॉर्मूला आएगा वो मोमेंट एरिया मेथड से आएगा। अब जैसे इसी में एक और केस देख लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर, तो कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। इस तरीके से बीम दे रखी है, उन्होंने बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बताइए कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं रिएक्शन बताइए, तो ये कितना आएगा, डब्ल्यू बी बाई एल, और ये क्या आएगा, डब्ल्यू ए बाई एल। इस बीम को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक ए से सी और एक बी से सी। अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रेन एनर्जी आप मुझे ए से सी में बताइए क्या होगी, तो आपने बोला सर हम इधर कहीं सेक्शन कट कर लेते हैं, लेट से एक्स डिस्टेंस पर या x1 डिस्टेंस पर। तो बच्चे मोमेंट कितना आएगा, रिएक्शन इंटू x1, मतलब डब्ल्यू बी बाई एल इंटू x1। यहां रखा आपने डब्ल्यू बी अपॉन एल x1। क्या फॉर्मूला होता है, एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया dx अपॉन 2ei। सिर्फ AC के लिए देख रहे तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर A तक, ठीक है। अब UBC की बात करते हैं। मान लीजिए इस बार यहां से B से डिस्टेंस देख रहे हैं, ये x2 है, तो अब मोमेंट क्या होगा, WA बाई एल इंटू x2। अब इसका स्क्वायर dx अपॉन 2ei। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर B तक, एक बारी 0 से A यहां, एक बारी 0 से B यहाँ, इस पोर्शन और इस पोर्शन। बात समझ आई बच्चों। अब दोनों को ऐड करेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, UAB प्लस UBC, AB सॉरी AC। अब इसको सॉल्व करते। अब देखिए डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर आया, डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एल स्क्वायर बाहर आया, 2ei बाहर आया। x1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x1 क्यूब अपॉन 3, और x1 की जगह आ गया a, तो a क्यूब अपॉन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाहर आया, 2ei, x2 स्क्वायर x क्यूब बाई 3 मीन्स b क्यूब बाई 3।
डब्लू स्क्वायर कॉमन आया, एल स्क्वायर 6EI कॉमन आया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, और यहां क्या रह गया, बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लिया, बी प्लस ए, बट बी प्लस ए किसके इक्वल है, एल के, तो बी प्लस एक से एक एल हट गया, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आ गई डब्लू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6EI। तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो गई इस बीम में, आया हुआ क्वेश्चन एसएससी जेई में। अभी डिफ्लेक्शन भी हम निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लीजिए। कॉन्जुगेट बीम हमने और पढ़ना है, एंड देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डन। कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। आज आपकी वो लंबी क्लास नहीं है क्योंकि अभी 2 बजे से मेरी गेट की क्लास है। कल जब मैंने बोला था उस टाइम तक ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट एकदम रखनी पड़ी 2 बजे क्लास। तो आज आपकी क्लास अभी आधा घंटा मैक्सिमम हो रहा है, 1 बजे तक मैक्सिमम, देन आप घर जाएं। आपको टाइम मिलेगा सैटरडे संडे का, उसका यूटिलाइजेशन कर लीजिए। करते नहीं है आप लोग कुछ भी, पढ़ाई करें, करियर बनाए। उसको मैं थोड़ा इधर रख लेता हूं। मेरे ख्याल से नहीं है, मैं कंफर्म कर दूंगा अभी। कल होनी थी बट कल एक यूट्यूब सेशन है। कल एक हमारा मतलब एक यूट्यूब सेशन आज भी है 5:30 बजे, ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं। अब देखिए क्या है कि जैसे गेट इस बार आईआईटी खड़गपुर करा रहे हैं, तो खड़ग क्या होता है, एक सर्टेन आईआईटी सर्टेन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक पर्सन, आपकी एक सर्टेन नेचर होगी कि अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं तो एक सर्टेन चीज ज्यादा आप खरीदते होंगे एंड। अब उसमें गेट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जो आईआईटी खड़गपुर ने पहले जब एग्जाम कंडक्ट कराए थे तो पूछे थे। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अच्छा है, आपने ओपन चैनल फ्लो ऑलरेडी पढ़ रखा है, और यकीन मानिए कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में। जो थ्योरी हमने जेई के लिए पढ़ी है बिल्कुल सेम थ्योरी गेट के लिए। और न्यूमेरिकल भी गेट में ना कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं आते, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप आएंगे उस सेशन में जिन्होंने ओपन चैनल फ्लो पढ़ा है, आपको फायदा मिलेगा। अब कल क्या है, कल जियोटेक का सेशन है, क्योंकि अभी गेट का एग्जाम भी आने वाला है 14th 12th या 13 फेब को है। तो जियोटेक अभी आपने पढ़ना है, बट मान लीजिए अगर आपने कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ा है अपने, तो उस सेशन में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, सिलेबस सेम है, न्यूमेरिकल का पैटर्न सेम है, और गेट में भी बहुत रेयर होता है कि बहुत कोई लंबा क्वेश्चन हो। गेट के मोस्टली क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। अब ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आया, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अब मुझे सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हाफ, या डिफ्लेक्शन अंडर द लोड निकालना है, तो हाफ W इंटू वाई। तो 2 से कटा बच्चे 3 टाइम्स, W से W गया, तो W A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 3EIL। ये डिफ्लेक्शन आ गया सेंटर में। अब मैं सेंटर में नहीं ए और बी पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा प्रूफ करिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। आप ए और बी को L/2 रख दो। अगर आप ए और बी को L/2 रख दोगे तो कहां डिफ्लेक्शन मिलेगा, सेंटर पे। सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, WL³ अपॉन 48EI।
तो ए और बी को L/2 रखिए, तो W ए की जगह आ गया L/2, तो L²/4, बी की जगह L²/4, ये आ गया 3EIL, और ये आ गया Y। तो बच्चे 4 4 16 3 48, ये EI, एक L से L कटा, WL³। तो ये सेंट्रल डिफ्लेक्शन आ गया, मींस हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। बच्चे बस थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए। अब मैं लास्ट टाइम मैंने आपको चमकाया, अब नहीं मैं चमकाऊंगा, मुझे चमकाते चमकाते में एक बात समझ में आई, चमकते चमकते में आपको समझ आई नहीं आई, वो आपकी चॉइस है। क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, कॉन्जुगेट बी मेथड करेंगे इसके बाद। तो ये मेथड जो है, बीच में हम कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ओ सॉरी, स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो है, ये इससे आप स्लोप नहीं निकाल सकते, और इस मेथड को सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब मोमेंट की इक्वेशन सिंपल सी हो, जैसे W/x। क्योंकि अगर मोमेंट की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स सी हुई, मान लीजिए मोमेंट में x की दो टर्म्स आ रही हैं, जैसे जब UDL लगता है तो मोमेंट क्या होता है, WL/2x माइनस WX²/2, ये मोमेंट होगा। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, मोमेंट का स्क्वायर, है ना, m²dx/2 यही होता है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड बेंडिंग मोमेंट होगा तो स्क्वायर होने के बाद ये चीज क्या होगी, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस मेथड को हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब लोडिंग बहुत सिंपल हो, जैसे अभी तक सिंपल लोडिंग। लिखिए नोट करके, देखो, फ्रॉम दिस मेथड स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फ्रॉम दिस मेथड स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप स्लोप नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन, this method is useful when the equation of bending moment is simple. This method is useful when the equation of bending moment is simple. जैसे सिर्फ W/x बन गई तो इसका स्क्वायर खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई, बट अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हुई मोमेंट की, तो उसका स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मेहनत लगेगी। तो इसीलिए मेथड ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। एग्जाम में आपसे कभी नहीं बोला जाता कि एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, आपकी चॉइस है। बट हाँ, ये वो पूछ लेते हैं कि इस बीम में स्ट्रेन एनर्जी बताइए कितनी होगी बेंडिंग में, तो कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, इन्हीं दो का पूछा जाता है। अब एक और मेथड है सॉल्व करने का, इट इज कॉन्जुगेट बीम मेथड। हेडिंग डालिए, कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो बच्चे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का ये एक और मेथड है। अब ये मेथड कब यूज किया जाता है, इस मेथड का क्या फायदा मिलता है? ये मेथड तब यूज किया जाता है जब बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ना हो। जैसे मान लीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बट एक पार्ट का साइज दूसरे पार्ट से डिफरेंट है। हम ये बात जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पे डिपेंड करता है और स्लोप भी करता है। तो यहाँ ए से सी तक अलग साइज है बीम का, और सी से बी तक साइज अलग है। तो जब ऐसी बीम्स हो जिनमें साइज डिफरेंट हैं, तो ऐसे केस में कॉन्जुगेट बीम मेथड बेहतर मेथड होता है। बट अगेन ये मेथड काफी लंबा है, अभी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एक क्वेश्चन तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि लंबा मेथड है। तो अगर आप एसएससी जेई की बात करेंगे तो इसमें ना कुछ रूल्स हैं, वो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। लिखिए पहले कॉन्जुगेट बीम मेथड में, देखो, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन
The cross section of the beam varies when the cross section of the beam varies as shown in the figure. As shown in the figure. फिगर बनाइए। देखिए कॉन्जुगेट बीम का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट बीम क्या है, एक इमेजिनरी बीम है। हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल बीम है उसको बदल देते हैं और एक बीम मान लेते हैं। ये जो बीम हम मान लेते हैं इमेजिनरी, ये जो बीम है इसमें कुछ हम चीजें करते हैं अलग से और फिर इस बीम को कॉन्जुगेट बीम बोला जाता है। ये कॉन्जुगेट बीम असली में नहीं है, ये इमेजिनरी है। देखिए देखिए कॉन्जुगेट बीम इज एन इमेजिनरी बीम। Conjugate beam is an imaginary beam with the help of which conjugate beam is an imaginary beam with the help of which slope and deflection are determined. Slope and deflection are determined. Next line से लिखिए, a conjugate beam can be made as shown below. A conjugate beam can be made as shown below. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू कॉन्जुगेट बीम मेथड को समझेंगे। ये बीम बनाइए, हमें ए पर स्लोप और सी पर डिफ्लेक्शन निकालना है। हमें पता है ये ऑलरेडी WL²/16 EI और WL³/48 EI है, बट हम इसे कॉन्जुगेट बीम मेथड से निकालेंगे। देखिए कॉन्जुगेट बीम मेथड बनाने के कुछ रूल्स होते हैं और ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला रूल क्या है कि आपको सपोर्ट्स को बदलना होता है। अगर आपने रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम बनाना है, रियल बीम को इमेजिनरी बीम बनाना है, सबसे पहले सपोर्ट्स को बदला जाता है। तो जो हिंज सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट ही रहता है। अगर मुझे इस बीम को कॉन्जुगेट बीम बनानी है इस बीम की, तो हिंज सपोर्ट हिंज रहेगा और रोलर सपोर्ट रोलर रहेगा। अब मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम होती, ये एक कैंटिलीवर बीम है, ये रियल बीम है और मुझे इसका कॉन्जुगेट बीम बनाना है। तो उस केस में जो फिक्स्ड एंड है वो फ्री हो जाता है और जो फ्री एंड है वो फिक्स्ड हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेट बीम बन गई। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, आपको एक बीम दे देंगे, ऐसे कैंटिलीवर बोलेंगे, अच्छा इसकी कॉन्जुगेट बीम क्या बनेगी। चार ऑप्शन दे देंगे, यहाँ फिक्स की जगह रोलर आ जाएगा, कुछ भी और चार ऑप्शन बना के दिस इज द करेक्ट बीम। तो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर सपोर्ट्स के फॉर्म में। ये रूल थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको। यहां मैं लिख देता हूं सपोर्ट यहाँ रियल बीम और यहाँ कॉन्जुगेट बीम। तो बच्चे अगर सपोर्ट हिंज्ड है, ठीक है, तो रियल में वो हिंज्ड ही रहेगा
और कॉन्जुगेट में भी हिंज्ड ही रहेगा। अगर सपोर्ट रोलर है तो रियल में भी वो रोलर ही रहना है और कॉन्जुगेट में भी वो रोलर ही रहना है। ये मेन है। अगर सपोर्ट फ्री है, मतलब वो एंड फ्री है, तो रियल में तो वो फ्री रहेगा, बट वो एंड कॉन्जुगेट में फिक्स्ड आप ट्रीट करेंगे। और जो एंड फिक्स्ड होता है, सपोर्ट अगर फिक्स्ड है तो रियल में तो वो फिक्स्ड ही है, बट कॉन्जुगेट में वो फ्री हो जाएगा। ये लिखिए। तो कॉन्जुगेट बीम अगर हम बना रहे हैं तो हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हिंज हिंज में रहा, रोलर रोलर में रहा। ये पहला स्टेप है। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि लंबा मेथड है ये, बट इसमें एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आते हैं, और वो रेगुलर आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला काम है, आप रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे सपोर्ट्स के बेसिस पर। जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टली एसएससी जेई में भी आया है क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम दे दी, बोला इसकी कॉन्जुगेट बीम बनाओ, तो फ्री एंड फिक्स्ड हो जाएगा और फिक्स्ड एंड को हम फ्री मान लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जो रियल बीम है आप उसका बीएमडी बनाएंगे, और ये जो रियल बीम का बीएमडी होगा ये कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इस बीम का बीएमडी बनाइए, रियल बीम का, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल, जिसकी सेंट्रल मैक्सिमम वैल्यू होगी WL/4। तो ये जो ट्रायंगुलर बीएमडी बना, अब ये कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग बनेगा। अगर मान लीजिए यहां पर यूडीएल लगा होता तो कैसा बनता बीएमडी, पैराबोलिक, तो फिर पैराबोलिक लोडिंग आती है यहां पर। अब हमें पता है वीडीएल के क्वेश्चन लंबे होते हैं, तो ये मेथड इसलिए लंबा है। अब ये लोडिंग हो गई, लिखिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लिखो द बीएमडी ऑफ द रियल लोडिंग, द बीएमडी ऑफ द रियल बीम, द बीएमडी ऑफ द रियल बीम will act as the loading of the conjugate beam. The BMD of the real beam will act as the loading of the conjugate beam with loading intensity, with loading intensity at any point, with loading intensity at any point be given as loading intensity at any point be given as M/EI. तो किसी भी जगह पर अगर आपको लोडिंग इंटेंसिटी पता करनी है तो आप ये पता कर लो वहां मोमेंट कितना है और उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए सेंटर में लोडिंग इंटेंसिटी क्या होगी, तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, WL/4। हमने जो बीम बनाई है उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी सेम है, हर जगह EI है, तो किससे डिवाइड कर देंगे, EI से। मान लीजिए एक तरफ EI होती, एक तरफ 2EI होती, तो जिस तरफ 2EI होती वहां पर किसी भी पॉइंट पर मोमेंट निकाल के किससे डिवाइड करते, 2EI से। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो एक VDL आ गया, ये VDL बन गया हमारे पास। अब बहुत ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आता है, ये कॉन्जुगेट बीम बन गई आपकी। कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर अगर आप शियर फोर्स निकालते हैं तो आपको रियल बीम के उस पॉइंट पर स्लोप मिलेगा। कॉन्जुगेट बीम के किसी भी पॉइंट पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो रियल बीम के उस पॉइंट पर आपको
डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो लेट्स से ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश है। तो अगर मैं ए डैश पे शियर फोर्स निकालू कॉन्जुगेट बीम में, तो मुझे ए पर क्या मिलेगा? स्लोप। लिखिए, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। वो ऐसे ही पूछते हैं कि कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स बताता क्या है। तो नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है, इसको हेडलाइन करके लिखिएगा। लिखो, द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट, द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट in a conjugate beam, the shear force at any point in a conjugate beam gives slope at that point, gives slope at that point in the real beam, gives slope at that point in the real beam. Next point लिखिए, लिखो, the bending moment at any point, the bending moment at any point in the conjugate beam, the bending moment at any point in the conjugate beam gives deflection at that point, gives deflection at that point in real beam, in real beam. अब देखिए, इसको सॉल्व करते, समझने के लिए जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी है उसी से ही आपके 99% क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब अगर मैं रिएक्शन निकाल लूं, देखिए मैं ये बात जानता हूं कि रिएक्शन किसी भी पॉइंट पर या सपोर्ट पर रिएक्शन क्या बताते हैं? शियर फोर्स। तो अगर आर ए डैश की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो यही वैल्यू क्या होगी? शियर फोर्स होगी। जो शियर फोर्स होगी वही ए पर क्या हो जाएगा? स्लोप। ये हो गया आर बी डैश। तो बच्चे हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि आर ए डैश प्लस आर बी डैश टोटल लोड के इक्वल होगा। आर ए डैश प्लस आर बी डैश इज इक्वल्स टू टोटल लोड। सिमेट्री की वजह से आर ए डैश और आर बी डैश आपस में इक्वल है और टोटल लोड का हाफ हो जाएंगे। टोटल लोड क्या है? ये ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई 4EI। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे टोटल लोड बताओ, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू एल अपॉन 4EI। तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8EI। बट अभी आपने देखा कि आर ए और आर बी इक्वल है, तो ये टोटल लोड का क्या होना चाहिए? हाफ के इक्वल। और टोटल लोड का हाफ कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16EI। तो शियर फोर्स या पहले रिएक्शन आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16EI। तो बच्चे आर ए डैश पर जो शियर फोर्स आया वो आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16EI। और जितना ए डैश पर शियर फोर्स आएगा उतना ही ए पर क्या आएगा? स्लोप। तो ये आ गया थीटा। तो यही वैल्यू अभी हम निकाल भी रहे थे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16EI आ गया। सॉल्व करिए, लिखिए इसको। फिर अभी हम सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। मेथड लंबा है ये, और एग्जाम में आपसे जो ज्यादा क्वेश्चन आए वो यही आए कि स्लोप जो होगा
वो कॉन्जुगेट बीम में किस पैरामीटर के इक्वल होगा? अब हम सी डैश पर बेंडिंग मोमेंट और निकालेंगे तो हमें सी पर डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। ये एक क्वेश्चन बहुत है कंसेप्ट को समझने के लिए। ये दिखाना है सौरभ। अब देखो बच्चों, हम सी डैश पर बेंडिंग मोमेंट और निकाल लेते हैं। सी डैश पर बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? एक तो रिएक्शन की वजह से आएगा। रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? W L स्क्वायर बाई 16 EI। सी डैश सेंटर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2 माइनस इस UDL, क्योंकि UDL नीचे है रिएक्शन ऊपर है तो नेगेटिव साइड, सिर्फ इतने आधे UDL, ये जो VDL लग रहा है आधा ट्राइंगल, ये L/2 है। तो बच्चे पहले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 इंटू L/2 इंटू WL/4EI। आप सी डैश पर मोमेंट निकाल रहे हो तो सी डैश से इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? 1/3 ऑफ दिस लेंथ। बच्चे हाइट से L/3 होता है ना, बट यहां L नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? L/2। तो 1/3 ऑफ L/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो WL³/32 EI माइनस 2 2 4 4 4 16 16 6 96 WL³/96 EI। इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा WL³/48 EI। तो ये मोमेंट आया सी डैश पर। कॉन्जुगेट बीम का मोमेंट रियल बीम का स्लोप दिखाएगा। तो हम देख ही पा रहे हैं कि मेथड लंबा मेथड, यही मोमेंट एरिया मेथड में अभी हमने चारों केस कर लिए होते इतनी देर में। तो जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं वो फॉर्मूले आपने मोमेंट एरिया मेथड से याद रखने। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड को आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या होता है इसमें, कब यूज किया जाता है। इसको लिख लीजिए। सब बच्चे ग्रुप में है ना व्हाट्सएप के? कल की क्लास का बता दूंगा आपको, जो भी है नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपना व्हाट्सएप बस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मेजर पार्ट हो गया है। कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो होती है वो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम जैसी ही है, और जो मैकुलेस मेथड है उसको एक बार और समझाना है। वो भी थोड़ा लंबा मेथड होता है, हर जगह नहीं प्रेफर हम उसको करते, बट हाँ ये दो मेथड और बताने हैं आपको। बट आपके अगेन 99% क्वेश्चन जितना हमने पढ़ लिया है उसी के बेसिस पर हो जाएगी। तो अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं एसएससी जेई के किसी भी एग्जाम के, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना हो पाए।
तो 2 दिन है आपके पास, ठीक है। सैटरडे मोस्टली 99% नहीं है क्लास आपकी, कंफर्मेशन मैं अभी कर दूंगा, यहाँ पे अभी पूछाता हूँ मैं। तो सैटरडे और संडे प्लीज उसको यूटिलाइज करिए। थोड़ा सा आपको बस ये देखना होगा कि टाइम कम है, मेहनत ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स करिए ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं एज अ स्टूडेंट हम, कि हम थ्योरी पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करते। इनफैक्ट आप तो थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के केस में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो नहीं याद हो रहे। करियर है आपका, थोड़ा सा आपको स्मार्ट डिसीजन लेने चाहिए, बी इंटेलिजेंट, इतना थोड़ा अपना करियर का सोचे। क्लास टाइम जो टाइमिंग है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कल का।